दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई एक निर्णायक दौर में आ चुकी है और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली हुसैनी खमेनी मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी घटना है। ईरान में जिनके आदेश के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था, वो अंततः अमेरिकन हमले में मारे गए। हमला इतना सटीक था कि वो और उनके टॉप कमांडर्स, उनके सारे बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि ईरान के रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष आर्मी चीफ भी उनके साथ मारे गए। दोस्तों ये सब घटनाएं पूरे दिन टेलीविजन पर हैं, आप सब कुछ फुटेज देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, तो उस पर बहुत विस्तार से करने का कोई पॉइंट ज्यादा नहीं बनता। मैं बात करूंगा कि वास्तव में वे क्या कारण है जो अमेरिका ईरान में इतनी दुश्मनी है, क्यों अमेरिका ईरान के इतने पीछे पड़ा है और क्या सेटल करना चाहता है। कुछ कारण जो ऊपर बताए जाते हैं, क्या उसके पीछे दूसरे कारण भी मौजूद हैं। इजराइल क्यों ईरान पर इतना खफा है और ईरान को खत्म करने पर उतारू है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बाकी न्यूज आप देख रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो 1979 से पहले ईरान में राजशाही थी। मोहम्मद रेजा पहलवी वहां के शासक थे और बहुत ही एडवांस माइंडेड थे, अमेरिका के सपोर्टर थे। और ईरान एक आधुनिक देश था, मॉडर्न कंट्री था। वहां बहुत बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, महिलाएं, लेडीज वहां प्रोफेसर और डॉक्टर हुआ करती थी और बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड कंट्री था उस टाइम तक। लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी था जो मोहम्मद रेजा पहलवी जो राजा थे, जो किंग थे वहां के, उनसे नाराज था और उनकी ऑटोक्रेसी मतलब मनमाने पूर्ण तरीकों से जो काम करने का जो इनका होता है, ये जो भी राजे महाराजे होते हैं वो मनमाने तरीकों से काम करते हैं, अपने आगे किसी को नहीं समझते, तो जो मन में आया वही किया। तो कुछ तो फायदा ये था कि वो प्रोग्रेसिव माइंडेड थे मोहम्मद रेजा पहलवी जो किंग थे वहां के, और उसी के साथ ये था कि वो मनमानी करते थे, अपनी मर्जी से सारा हुकूमत चलाते थे। तो एक बहुत बड़े पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ईरान का। उन्होंने तमाम देशों से सहयोग लिया और ईरान का औद्योगिक विकास किया, ईरान का शैक्षणिक विकास किया, ईरान का मॉडर्नाइजेशन किया। लेकिन इसी की वजह से उस समाज का एक तबका उनसे नाराज था, खासतौर से कंजर्वेटिव तबका, और उनकी नीतियों का या उदारवादी नीतियों का विरोध करता था। उसी का एक नेता थे आयतुल्लाह खोमैनी। अब आयतुल्लाह रोहल्ला खोमैनी, तो वो इनके खिलाफ अभियान चलाने लगे और लोगों में वो प्रभाव डालने लगे, मतलब भड़काने लगे इनके खिलाफ कि इनकी जो नीतियां इस्लाम के विरुद्ध हैं और ईरान में इस्लामिक शासन कायम होना चाहिए। इसी बीच वो निर्वासित कर दिए गए। लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट में, वो कई जगह होते हुए फ्रांस में जाकर के बसे। और यहाँ पर जो ईरान के शाह थे, जो किंग थे पहलवी साहब, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और देखिए उस शासक की ऑटोक्रेसी, मनमाने पूर्ण तरीकों से काम करने के जो उनका तरीका था, तौर तरीका, उसके विरुद्ध सिर्फ धार्मिक लोग ही सक्रिय नहीं हुए। ईरान के जितने भी बौद्धजैविक थे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेस क्लास के लोग, राइटर्स, आर्टिस्ट, ये सारे लोग भी खिलाफ हो रहे थे उनके, क्योंकि वो सारा पावर उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। इसमें खोमैनी को, जो उस टाइम के नेता थे आयतुल्लाह रोहल्ला खोमैनी, उनको मौका मिला, उन्होंने भी सबको साथ लिया। जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो आर्टिस्ट थे, जो राइटर्स थे, जो दूसरे प्रोफेशनल थे, पढ़े लिखे लोग समाज के, उन्होंने ये समझा कि एक बार ये किंग यहाँ से चला जाए, इसकी गद्दी हटा दी जाए, उखाड़ फेंका जाए, तो हम लोग एक लोकतांत्रिक सरकार बना लेंगे और उसमें ईरान में एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी जिसमें सभी का महत्व होगा। हुआ ये कि रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, लोग सड़कों पर आए और दबाव ऐसा बना कि ईरान के जो किंग थे, शाह,
मोहम्मद रजा पहलवी, उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। बाद में वो इजिप्ट में रहे, कई जगह पे वो रहे। अभी उनके बेटे वो अमेरिका में हैं, उनके बेटे हैं, वो तो डेथ हो गई। तो इस तरह से जो किंग, जो शाह थे ईरान के, उनको भागना पड़ा। और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी फ्रांस से ईरान लौट आए और उन्होंने 79 की, उसके बाद वो लौट आए थे। आते ही उन्होंने धीरे धीरे बाकी जितने भी इंटेलेक्चुअल्स ने, राइटर्स ने, आर्टिस्ट ने, प्रोफेशनल्स ने, जितने भी उनको साथ दिया था, समाज के व्यापारियों ने, दूसरे तबकों ने, सबको उन्होंने किनारे करना शुरू किया और इस्लामिक कानून लागू करने लगे। जिन लोगों ने यह सोचा था कि सब मिलकर के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करेंगे, तो उन्होंने इस्लामिक सत्ता कायम करनी शुरू कर दी। मानवाधिकारों का हनन होने लगा, महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए, उनके पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई गई और इस्लामिक नियमों के मुताबिक सब कुछ चलाया जाने लगा। जिन लोगों ने भी विरोध किया, उसका जो दुखद पक्ष है, जो काला पक्ष है, जिन लोगों ने विरोध किया उनको बेरहमी से कत्ल किया गया कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये खुदा के विरुद्ध है। अब इसी में एक बात आती है कि 79 में जब ईरान के शाह अमेरिका भाग गए, तो अमेरिका के बैंकों में ईरान का पैसा भी जमा था, जो अपने साथ उनका कंट्रोल था। तो ये नई हुकूमत जब आई, तो इन्होंने मांग किया कि एक तो हैंडओवर करे अमेरिका, जो वहाँ के शाह राजा भाग गए हैं, किंग, उन शाह को, पहलवी साहब को वापस करें वो ईरान को। दूसरा, जो अमेरिका के बैंकों में ईरान का पैसा जमा है वो वापस करे। इस तरह से कई सारी उनकी मांगें थीं और उन मांगों को मनवाने के लिए ईरान ने 50 से अधिक अमेरिकी, जो ईरान की एम्बेसी में जो अमेरिका के राजदूत और दूसरे जो एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स जो काम कर रहे थे, उनको ईरान ने बंधक बना लिया। ये सबसे बड़ा पक्ष था इसका। और वे लोग काफी दिनों तक बंधक रहे, कई सालों तक ईरान में बंधक की जिंदगी जी रहे थे। एक दो का मर्डर भी हो गया था, मार भी दिया गया था। तो बाद में तमाम कई 1-2 साल के बाद तमाम देशों के हस्तक्षेप से उनको छोड़ा गया। तो अमेरिका के अंदर वो चोट है जो ईरान ने की इस्लामिक सरकार ने दिया था। मतलब अमेरिका जैसे देश के 50 से अधिक राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को बंधक बनाना, होस्टेज बनाना, वो भी 1 साल, 2 साल से 3 साल से ज्यादा, कई साल तक, ये अमेरिका के प्रेस्टीज पर बहुत बड़ी चोट थी। वो चीज अमेरिका अभी भी नहीं भूला है। खैर, होस्टेजेस छूट गए और बाद में अमेरिका के बेरूत में एक एम्बेसी पर भी बहुत हमला हुआ था और एम्बेसी कर्मचारी, डिप्लोमेट्स मारे गए थे। तो 2 बड़ी घटनाएं थीं जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान से एक तरह से परमानेंट दुश्मनी कर ली है, या उसको समझा कि इसका हमें कभी न कभी सबक सिखाना पड़ेगा, वो भी इस्लामिक शासन व्यवस्था में। 1989 में वो खुमैनी साहब जो पुराने थे, जो उनकी डेथ हो गई और नए जो अभी आज मारे गए हैं वो खुमैनी साहब आए, हुसैनी अली हुसैनी खुमैनी, आयतुल्लाह तो टाइटल है उनका। तो ये खुमैनी साहब आए, इनको एक लंबा टाइम मिल गया, करीब 1989 से लेकर के आप जोड़ें 11 साल उधर, 26 इधर, तो 37 साल तक वो हुकूमत में रहे ईरान। अच्छा, जो ये खमनेई साहब आए जिनकी अभी डेथ हुई है, इन्होंने कड़े इस्लामिक कानूनों को लागू किया, ये उनसे भी आगे निकले पुराने वाले से, और शरिया कानूनों को या इस्लामिक कानूनों को, शिया इस्लामिक कानूनों को उन्होंने कड़ाई से लागू किया। यहाँ तक कि सुन्नी मुसलमानों पर भी उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी और जुल्म ढाना शुरू किया। ये एक कट्टर शासक थे। इस्लाम का मतलब है इस्लाम, जो मानेगा नहीं तो मौत की सजा। ईरान में जेलें बनाई गई जहां पर इनका विरोध करने वाले अभी भी सालों से सड़ रहे हैं। उसमें एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी महिला है। महिलाओं के अधिकार कुचले गए। जिन्होंने भी विरोध की आवाज उठाई, खमनेई साहब के आदेश पर उनको कत्ल किया गया और एक बहुत ही घुटन भरी व्यवस्था में लोगों को जीने के लिए मजबूर किया गया। खमनेई साहब का दूसरा एक काम ये था कि इन्होंने मिलिट्राइजेशन बड़े स्केल पर शुरू किया।
मतलब सैनिक शक्ति बढ़ाने पर ज्यादा काम किया, ईरान की जनता के वेलफेयर के लिए काम कम किया, उतना काम नहीं किया जितना एक सरकार से उम्मीद की जाती है, उसका तो 10% भी नहीं किया। ईरान में क्या हुआ कि उन्होंने मिलिटराइजेशन बड़े स्केल पे स्टार्ट किया, और खास तौर से न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उन्होंने जितना पैसा खर्च हो सकता था उतना पैसा खर्च किया और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप किया। यहां पर अमेरिका फिर से अलर्ट हो गया कि ये जो है न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा तो देश के लिए या फ्यूचर के लिए बहुत खतरा बन सकता है, अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकता है। तो जब इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हुआ तो अमेरिका और एक्टिव हो गया। ये अमेरिका एक तरह से एडमेंट हो गया कि अब इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये अमेरिका के नजरों में फिर आ गए न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। किसी भी कीमत पर अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर बम हासिल करे। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि ईरान ने, खुमैनी साहब जो थे, इस्लामिक कानूनों को लागू तो किया अपने देश में, और उन तमाम ऐसे संगठनों को सपोर्ट करना शुरू किया जो कि इजराइल पर हमले कर रहे थे, इजराइल पर अटैक कर रहे थे। जैसे हमास को सपोर्ट किया हिजबुल्लाह ने, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कौन किया? ईरान ने। खमेनी साहब की नियंत्रित ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे संगठन को पूरा, हिजबुल्लाह एक संगठन क्या, एक तरह से देश की तरह वो उसके पास सेना है, तो पूरा सैनिक साजो सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन, ये सारा उन्होंने हिजबुल्लाह को देना शुरू किया और ओपनली दिया। इसमें कोई छिपा करके नहीं दिया था, ओपनली दिया था कि उनको स्ट्रेंथन किया कि वो इजराइल पर अटैक करें। हमास ने को साजो सामान दिया। ऐसे संगठनों को कहां से आएगा? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो इजराइल पर हमला किया और 1200 इजरायलियों पर को मार दिया और बाकी उनको होस्टेज बनाया, अपने साथ उठा करके ले गए और बड़ी बर्बरता पूर्वक मारा। तो ऐसे में ये लोग इजराइल से सपोर्ट ले रहे थे, ईरान से सपोर्ट ले रहे थे। तो इजराइल की नजर में ईरान दुश्मन बना। ईरान सहायता दे रहा था उन संगठनों का जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, इजराइल में मौत बांट रहे थे। तो इजराइल का अपना इंटरेस्ट आया कि जब तक ईरान की शक्ति को नहीं कम किया जाएगा, जब तक ईरान को कमजोर नहीं किया जाएगा, तो ये जो संगठन है हिजबुल्लाह और हमास, ये नहीं कमजोर हो पाएंगे, क्योंकि ईरान लगातार उनको सप्लाई दे रहा है। यहां देखिए इजराइल पिक्चर में आ जाता है इस वजह से, किसी भी तरह से। दूसरा कि अगर ईरान इजराइल की दुश्मनी ओपन है, तो ईरान अगर न्यूक्लियर डेवलप कर लेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो सीधे इजराइल पर उसका प्रयोग कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इजराइल को भी ये डर था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर यूएसए और इजराइल दोनों का इंटरेस्ट एक साथ आ गया। अब यूएसए ने देखिए बात ये बनाई कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आप खत्म करो। आपको याद होगा 12 दिन की लड़ाई हुई थी अभी जून में, और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B-2 बॉम्बर से अटैक करके पूरी तरह से उसको बर्बाद करने का दावा किया था। हालांकि ईरान का कहना था कि हमारा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इसी बीच तमाम अरब के देशों ने मध्यस्थता शुरू की, बातचीत शुरू कराई, तो कि बातचीत की डायलॉग शुरू कराया दोनों में कि भाई अटैक ना होने पाए, ईरान पे अटैक करना ठीक नहीं है, और बातचीत शुरू हो गई। देखिए यहाँ पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देगा तो अमेरिका अटैक नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिका को अटैक करने के अनेक कारण मौजूद हैं और अमेरिका को अटैक करना ही था। अमेरिका को अटैक इसलिए करना था, एक तो उसे इजराइल को सेफ करना है, तो ईरान जब तक कमजोर नहीं होगा इजराइल सेफ नहीं होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब तक बंद नहीं होगा इजराइल सेफ नहीं होगा। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम प्राइम पर था। दूसरा कि ईरान का तेल, ऑयल,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? चाइना खरीद रहा है। तो चाइना को मजबूती मिल रही है ईरान से। चाइना को जो तेल जा रहा है उसे चाइना की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है। वो सप्लाई लाइन काटने की कोशिश थी अमेरिका की, वो काटना चाहता था। आपको याद होगा कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को ही उठा लिया सिर्फ वेनेजुला के तेल पर कब्जे को लेकर, और वेनेजुला का भी तेल पूरा कहाँ जा रहा था? मेजर पोर्शन चाइना को जा रहा था। तो यहां पर अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है होस्टेज क्राइसिस से लेकर के, और जिस तरह से खमनेई साहब ने एक हाई हैंडेडनेस दिखाया, जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन दिखाया वहां पर, जिस तरह से अब देखिए वहां पर 2025 के अंत आते आते वहां विरोध प्रदर्शन होने लगे, इतनी ज्यादा। अब सैंक्शन, अमेरिका का सैंक्शन लगा हुआ है पूरा यूएनओ का। इसके लिए क्या हुआ है कि ईरान के अंदर बहुत चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, बहुत प्राइसेस हैं, 200 400 500 गुना। अगर यहाँ पे कोई चीज 100 रुपए की है तो वहाँ 5000 की है। तो इस तरह से महंगाई बहुत ज्यादा है, काम बिजनेस नहीं, क्योंकि सब सैंक्शन लगे हुए हैं, बिजनेस व्यापार नहीं हो रहा है। तो दुकानदारों ने, उनको बजरिया बोलते हैं, बाजारियों ने, दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे और लोग आते गए, और लोग आते गए, और एक बड़ा रूप ले लिया। खमनेई साहब ने अपनी आदत के हिसाब से दमन करना शुरू किया, और दमन इस हद तक किया कि कहा जा रहा है कि 36,000 लोग मार दिए गए। मिलिट्री, जो ईरानियन मिलिट्री जो लगाई गई, 36,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें पर्सियंस भी हैं, और उन लोगों की ज्यादा आबादी है ईरान में जो कभी पर्सियन थे और बाद में प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के मुस्लिम बन गए थे। तो उन लोगों का ज्यादा हिस्सा है इसमें। तो वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कई लोग आ गए, महिलाएं आ गईं। इसके पहले आपको पता होगा कि हिजाब के मामले पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, और एक महिला को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया पुलिस ने क्योंकि उसने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। उसके बाद ईरान में बड़े पैमाने पर महिलाएं सड़क पर आ गईं और हिजाब फेंकने लगीं, विरोध करने लगीं। वहां भी 300-400 लोग मारे गए, महिलाएं मारी गईं। और ये जो हालिया में भी हुआ था 2025 के अंत में, दिसंबर नवंबर में, जनवरी आते आते, इसमें तो कहा जा रहा है 36,000 से ज्यादा लोग अस्पताल पटे पड़े थे। सबसे दुखद, जेलें भरी पड़ी हैं। सबसे इसका ब्लैक साइड ये है कि खुमैनी की पुलिस ने, मिलिट्री ने अस्पतालों में जा करके ये हिदायत दी, बड़ी ताज्जुब की बात है, ये सख्त हिदायत दी कि जो पुलिस या मिलिट्री की गोलियों से घायल होकर के अस्पताल आ रहे हैं उनका इलाज ना किया जाए। डॉक्टरों को धमकाया गया, हड़काया गया कि उन्हें भी गोली मार दी जाएगी अगर उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों का, डेमोन्स्ट्रेटर्स का इलाज किया जिन्हें गोलियां लगी हैं। आप सोचिए, एक डॉक्टर ने बताया है कि अगर किसी के पेट में गोली लगी है और इलाज के लिए आया हुआ है तो उन्होंने रजिस्टर में दर्ज किया कि इसको फूड पॉइजनिंग है। मतलब गोली का नाम नहीं लिखा कहीं पर कि ये एक नॉर्मल पेशेंट है, ये फूड पॉइजनिंग है। किसी को सर में गोली लग गई तो इसको कुछ सर में, मतलब कुछ हेडेक है, कुछ है, इस तरह की प्रॉब्लम बता के, मतलब कुछ और, गोली की बात को छिपा करके कुछ और लिख करके उनका इलाज किया जा रहा था। तो उनके एक जो भाई, आज तो हो रहा ना कि बहुत बहादुर थे, बहुत ये थे, बहादुरी से अमेरिका का सामना किया, ईरान छोड़ करके गए नहीं कहीं पर। लेकिन एक बड़ा ही काला पक्ष ये भी है कि उन्होंने मानवाधिकार हनन की इंतहा कर दी थी। ये उदाहरण काफी में है उनके मनोवृत्ति को समझने के लिए कि घायलों को इलाज भी मुहैया कराने के पक्ष में वो नहीं थे। तो इस तरह से बहुत लोगों को कत्ल किया गया, उनके अधिकार छीने गए, उनको जेलों में डाला गया। आज भी हजारों हजार लोग ईरान की जेलों में हैं, बिना किसी मुकदमे के, बस सड़ रहे हैं वहां पर। और उसमें एक मोहम्मदी नाम से एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उन्हें जेल में डाल रखा है। उनके बच्चे पति दूसरे देश में चले गए हैं भाग करके। तो अब यहाँ पर अमेरिका चाहता था कि, देखिए, इसी बीच में अमेरिका ने बातचीत भी की, ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत की, लेकिन कहा, अमेरिका का ये कहना है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए ईरान तैयार नहीं था। अभी देखिए, फ्लाइट ओमान के
सभी के मध्यस्थता में बातचीत हो रही थी। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि फ्राइडे की बात है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है। और शनिचर को, सैटरडे को देखिए अटैक हो गया। तो हो सकता है कि इसके पीछे अमेरिका ने ये चाल चली हो कि इनको बातचीत में उलझा के रखा जाए, कहीं से भी न लगे कि हम अटैक करने वाले हैं, ताकि खमनेई लापरवाह हैं। टारगेट पर खमनेई थे, तो खमनेई ज्यादा ध्यान, अब एक बातचीत एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हो रही है, तो खमनेई कहीं छोड़कर गए नहीं। उन्हें लगा कि बातचीत चल रही है और युद्ध के हालात नहीं बनेंगे, लड़ाई नहीं होगी, और एकदम से अटैक कर दिया। अमेरिका को सटीक जानकारी थी कि खमनेई साहब कहीं पर वो अपना मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों का, डिफेंस मिनिस्टर का भी, और वहीं पर सटीक हमला किया और उनकी मौत हो गई। अब तो शायद डेड बॉडी भी रिकवर हो गई है। ईरान के रेंज में है, इजराइल नजदीक है। इजराइल को डर यह है कि इसका, ईरान का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं खत्म होगा तो इजराइल कभी अपने को सेफ महसूस नहीं करेगा। तो ये सब होस्टेजेस क्राइसिस से लेकर के अब तक का ईरान का तेल, ये सारा कुछ कई फैक्टर्स हैं। चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव, चाइना की बढ़ती हुई शक्ति, ये सब मिला करके इन्होंने सब रोल प्ले किया और अंततः ईरान पर अमेरिका हमला करके सरेंडर करने के लिए मजबूर करेगा और ईरान में एक फ्रेंडली, यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेगा, ताकि उसके नीतियों पर भी और उसके तेल पर भी नियंत्रण किया जा सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।